तो आज की तारीख में चुनाव हो जाएं तो देश का मूड कहता क्या है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 4 हिस्सों में देश को बांटा नहीं है बल्कि 4 हिस्सों के जरिए समझाने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस मूड में देश है, खास तौर से कर्नाटक के बाद। और कर्नाटक के बाद का मतलब है कि क्या कर्नाटक के बाद ये देश का मूड है। हमारे साथ मेहमानों में जिन्होंने इस सर्वे को अंजाम दिया है वो भी साथ में है। संजय जी, ये पूरा मूड जो है कर्नाटक चुनाव के बाद का है? नहीं, सर्वे कर्नाटक चुनाव के बाद नहीं हुआ, कर्नाटक चुनाव के दौरान हो रहा था। 27 अप्रैल से सर्वे शुरू किया और 15-16 मई तक सर्वे खत्म किया गया। हम लोगों ने जो दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व जो बांटा है उसके अलग अलग हिस्सों में हमने 2-3 चीज़ें तब्दीली कर दी है। नॉर्थ ईस्ट में आ गया है बिहार, तेलंगाना आ गया है साउथ में। ये नज़रिया ठीक है? देखिए, नज़रिया ये कोई मतलब कोई देश की कह सकते सरकारी परिभाषा नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार को हमने ईस्ट में रखा है, तेलंगाना को साउथ में रखा है। तेलंगाना को साउथ दक्षिण में रखने पे तो कोई मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है। बिहार को कई लोग नॉर्थ में रखते हैं, कभी कोई सेंट्रल रखते हैं, हमने उसको ईस्ट में रखा है। हमें लगता है कि शुरुआत में जो अब हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन्हें हम बतला दें कि इससे पहले कि खास तौर से पूर्वी भारत में, पश्चिमी और सेंट्रल भारत में और उत्तर भारत में क्या था, क्योंकि इस दक्षिण का हिस्सा सिर्फ बच गया है। आंकड़े हालांकि हमारे हाथ में है, लेकिन आइए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखलाते हैं, जिस तस्वीर के आश्रय आप समझ पाएंगे कि इस हालात में 2019 का मूड जा रहा है। और इस मूड का मतलब बहुत साफ होता है कि धीरे धीरे 2019 की तरफ देश अगर दस्तक देने की स्थिति में बढ़ रहा है तो इसका मतलब माना क्या जाए, आज अगर चुनाव हो जाएं और 1 बरस के बाद, लगभग यही तारीख हुआ करती थी, मई का महीना था जब सारी चीजें आई थी सामने। ये आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है ये पूर्वी भारत के नतीजों के तौर पर है, जिसमें एनडीए, यूपी और अन्य में हमने बांटा है। ध्यान दीजिएगा, इस तस्वीर में पहली जो सुबह से आप देख रहे थे उसमें पूर्वी भारत के हिस्से में मोदी प्लस को बहुत लाभ दिखाई दे रहा है, बहुत साफ तौर पर। जिस लहजे में वो थे, खास तौर से बिहार इसमें जो जुड़ा है, बिहार में बड़ा लाभ है, इसके बारे में जरूर बातचीत होगी। बंगाल में भी कुछ लाभ है और बाकी जो 7 सिस्टर्स जिसके बारे में कहा जाता है वहां पर बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पूर्वी भारत की ये हिस्से 2014 के मुकाबलों का जिक्र हम करते हुए कर रहे हैं, 2019 की तस्वीर के बीच में 1 बरस पहले खड़े हैं। अब इसके आगे लिए चलते हैं आपको। पश्चिम भारत का हिस्सा, पश्चिम मध्य भारत का मतलब जाहिर है जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि आपके जहन में हो सकता है शिवसेना आ रही हो, आपके जहन में आ रहा हो गुजरात के चुनाव में बीजेपी कम हुई है, बहुत मार्जिनली वो सत्ता बनाने की स्थिति में आई। ये सारे सवाल होंगे, ये सारे सवाल इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं होने से मतलब है कि जब आप आंकड़ों को देख रहे हैं तो ये जहन में रखिए कि उद्धव ठाकरे के तेवर नहीं है गर्म, वो नरम है 2014 की तर्ज पर। लेकिन एनडीए जो, आप यह भी उसमें देखिए कि किस रूप में किसकी सीटें घट रही हैं, बढ़ रही हैं। ये एनडीए के लिए घाटा है, 108 से 70 से 78 के बीच में पहुंच जाना, यूपीए का बढ़ जाना, अन्य की स्थिति का मोवेश वही है, 0 या 0.2 के बीच में रहे। तो इस पर भी एक खास सवाल हो। इससे पहले संजय एक चीज बताइए कि चूंकि हम जिक्र इस बात का कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो तेवर है, और आज ही उद्धव ठाकरे ने एक बात का जिक्र किया, बीजेपी बदल गई है, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये पार्टी विचारधारा ईमानदारी वाली नहीं है, बैगेज वाली पार्टी है, जो जिसे सिर्फ पावर चाहिए। ये मैसेज चीजों को और बिगाड़ सकता है। हाँ, आज जो आंकड़े हमने दिखाए ये इस आधार पे है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना के तेवर बढ़ रहे हैं ये गठबंधन टूटेगा और चीजें और बिगड़ सकती हैं बीजेपी के नजरिए से। अब आइए तीसरी स्थिति में, इसमें कहीं घाटा हो रहा था। तीसरी स्थिति जो बनती है वह उत्तर भारत की। उत्तर भारत का मतलब बहुत साफ होता है, यूपी का एक बड़ा हिस्सा। और उत्तर भारत के नतीजों में जो आपके स्क्रीन पर इस समय है उसमें अब 2014 के मुकाबले अगर तुलना करेंगे तो एनडीए को फिर बहुत बड़ा नुकसान। एनडीए का मतलब बीजेपी प्लस, यूपीए का मतलब कांग्रेस प्लस। अन्य में इसमें किसको रखा गया है जो हमने जिक्र कर रहे हैं संजय जी? अन्य में बहुत छोटी छोटी सी पार्टियां आएंगी, इसमें बहुत ज्यादा अन्य में है नहीं। ये उत्तर भारत में आप हरियाणा में जो लोकदल की पार्टी, नहीं, हम उत्तर प्रदेश में खास तौर से जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश एसपी बीएसपी को आपने मिला दिया है। उत्तर प्रदेश में अन्य में एसपी बीएसपी साथ हैं, यूपीए में कांग्रेस है और बीजेपी का गठबंधन जिनके साथ पहले से था वो गठबंधन है। अन्य में एसपी और बीएसपी है, इसी के लिए आप अन्य का बहुत बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं।
एक सवाल अभय जी आपसे, अगर ये जो नजर आ रहा था बेंगलोर में, जो ताकत नजर आ रही थी, खासतौर से हर का ध्यान जो था उत्तर प्रदेश को लेकर था, तो अन्य में हम लोगों ने अलग रखा है, कांग्रेस अलग है जो यूपीए में है। अगर ये सब मिल जाते हैं तो क्या यही उत्तर प्रदेश का खेल है जो चीजों को बिगाड़ सकता है या नई स्थिति में बना सकता है? देखिए, जहां तक मेरी मोटी समझ है, अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से चुनाव से पहले एक गठजोड़ कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट जीतने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को अपनी बनारस की सीट भले ही वो जीत जाएं, लेकिन वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कुछ भी, क्योंकि जो गणित है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही जालिम किस्म का गणित है, उसके मुकाबले कोई टिक नहीं सकता, और जिसके पक्ष में गणित होता है उसी के पक्ष में केमिस्ट्री भी हो जाती है। ओके, अब हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण का मतलब है वो 6 राज्य, जिन 6 राज्यों में बीजेपी सबसे कमजोर है। अगर कर्नाटक को छोड़ देते हैं तो कर्नाटक में 2014 में उसने ताकत के साथ हासिल 17 सीटें की थी, लेकिन जरा इस स्थिति को देखिए, सिर्फ 23 सीटें 2014 में, और 23 सीट से भी घट रहे हैं। अगर 18 से 22 के बीच में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, और इसका बीच का हिस्सा निकालते हैं तो 20 सीट। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में स्थिति और नाजुक हो रही है। इसमें केरल भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, पुडुचेरी भी है। तो इस स्थिति में आकर कंचन कुमार जी, अगर हम दक्षिण की सिर्फ बात करें, दक्षिण का द्वार बीजेपी खोलने के लिए बेताब थी, जिससे मैसेज जाए कि वो पैन इंडिया पार्टी है। लेकिन इस आंकड़े को देखते हुए क्या ये माना जाए कि बीजेपी आखिर में नॉर्थ इंडिया की ही पार्टी है और पूर्व की तरफ बढ़ी है, इस पहचान के साथ 2019 में उतरेगी? ये कैसे कह सकते हैं कि कर्नाटक में वो एक नंबर के पार्टी के तौर पे उभर कर आई है, 104 सीट मिले हैं जी। तो ये कहना कि वो नॉर्थ इंडियन पार्टी रह गई है या कोई कुछ कर नहीं पाई है, वो गलत है। जहां तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सवाल है, वहां पर भाजपा के साथ चंद्रबाबू नायडू का गठबंधन था, वो गठबंधन टूट गया है, लेकिन वहां पर दूसरे और भी प्लेयर्स हैं, और आगे चलकर क्या गठबंधन बनता है वो हमें पता नहीं है इस समय। वाईएसआर कांग्रेस है, और यहाँ पर केसीआर भी क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर चंद्रबाबू नायडू तो कोई फैक्टर है नहीं। तो ये सब चीजें अभी इस समय तय करना कि वहां पर भाजपा हार रही है या जीत रही है, नहीं, हम तय नहीं कर रहे हैं, हम कंचन जी तय नहीं कर रहे हैं, हम खाली उस मैसेज को पढ़ना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जहां 132 में से 20 सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और 2014 में जब सिर्फ मोदी की हवा थी तब भी वो 23 सीट ही जीत पाई थी। हम अब चारों को जोड़ दे, दर्शकों के लिए बता दें अब इस देश की स्थिति क्या बनती है वोट शेयर के लिहाज से। पहले इसको हम लोग जरा देख लेते हैं, वोट शेयर क्या कहता है। 37% एनडीए के पक्ष में है, यूपीए के पक्ष में 31%, अन्य के पक्ष में 32%। यह बड़ा ट्रिकी गणित है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। ट्रिकी गणित इस मामले में क्योंकि 2014 में वाकई त्रिकोणीय स्थिति के भीतर में हर राज्य फंसा हुआ था, और कर्नाटक से जो मैसेज निकल कर आ रहा है, क्या वो यूपीए और अन्य के गठजोड़ को एक ऐसे टेक्टफुली गठजोड़ में कन्वर्ट कर देगा? संजय जी, यहां पर आपसे जवाब है, पूछना चाहेंगे, क्या ये स्थिति जो हम लोग बना रहे हैं, नई पॉलिटिकल सिचुएशन उस दिशा में जा सकती है जहां पर एक मुश्किल है, फायदे नुकसान कहीं बढ़ जाएगा रेंज? बिल्कुल, जो कर्नाटक में बेंगलोर में भी देखने को मिला, कल की बात है, इसके आधार पर तो ये दिखाई पड़ता है कि भले ही बीजेपी और एनडीए का वोट अभी बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है 2014 के मुकाबले, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी सब एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को बहुत करारा झटका लगेगा कई राज्यों में, और खासकर उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व है। जैसे आप तमिलनाडु की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, ऐसे राज्यों में उत्तर प्रदेश की चर्चा हम कर रहे हैं, इन सारे राज्यों में बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक छोटा सा जवाब और संजय जी चाहेंगे। जब कर्नाटक का चुनाव परिणाम आ रहा था तो 2% कांग्रेस के ज्यादा थे, परसेंट ऑफ वोट बीजेपी के कम थे, बीजेपी की सीटें जबरदस्त पड़ी थी। तो अब आप सर्वे करते हैं तो ये गणित आपने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? हाँ, देखिए, ऐसा कई जगहों पे होने की गुंजाइश रहेगी, लेकिन चूंकि गठबंधन हो रहा है, गठबंधन होने का की उम्मीद है ऐसे राज्यों में, तब कम वोट लेकर के बीजेपी ज्यादा सीटें जीत जाएंगी।
अगर ये गठजोड़ होता तब तो इसकी संभावना होती है, लेकिन अगर अपोजिशन का बड़ा गठबंधन होगा तो ऐसा कर पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं होगा। अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना ही चाहता था कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम 50% से ज्यादा वोट पाने के लिए वोट पाने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि तो साफ दिखाई दे रहा है कि 2014 में अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स कुछ था ही नहीं। अपोजिशन के वोट बिखरे हुए थे विपक्ष के। अब विपक्ष की यूनिटी का इंडेक्स कुछ ना कुछ 2014 के मुकाबले बेहतर होगा। तो उसको तोड़ने के लिए उन्हें 50% से ऊपर वोट चाहिए। अब ये जो सर्वेक्षण है CSDS और ABP द्वारा किया गया, ये सर्वेक्षण बता रहा है कि भाई भाजपा को जबकि अभी विपक्ष की एकता स्पष्ट नहीं हुई है, इसका कोई ढांचा स्पष्ट नहीं हुआ है, तो 37% वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इस तो वो 50% वोट मुझे बहुत दूर की कौड़ी लग रहे हैं। नहीं, ठीक है, दूर की कौड़ी है, लेकिन हम जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, हम अगर इसी हिस्से को सीटों में कन्वर्ट करते हैं, सीटों में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट से एक थोड़ा सा सस्पेंस है अभी भी, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स पे बात जरूर की जाएगी। लेकिन अगर ये रेंज में अगर हम आते हैं तो सीटें कम हो रही है लेकिन सत्ता बरकरार है। ये पहला मैसेज एनडीए को देखते ही जहन में आता है। 272 के जादुई आंकड़े को छूने की स्थिति में एनडीए है, लेकिन दूसरी तरफ यूपीए और अन्य, ये दोनों जिस स्थिति में नई पॉलिटिक्स के साथ आ रहे हैं, कंचन जी यहां पर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, न्यू पॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान में एक साथ एंटी मोदी पार्टी के तौर पर निकल कर आ रही है, एक तरफ मोदी वाली बीजेपी, दूसरी तरफ एंटी मोदी बीजेपी विपक्ष, ये अगर स्थिति बनती है तो डेंजरस है। नहीं, ये न्यू पॉलिटिक्स क्यों कह रहे हैं? न्यू पॉलिटिक्स नहीं, मैं इसलिए हाँ, सुन लीजिए, एक व्यक्ति को लेकर पूरा विपक्ष एक पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, हाँ, तब उनके विरोध में एंटी इंदिरा फ्रंट्स बनते थे, बाद में वो एंटी इंदिरा फ्रंट एंटी कांग्रेस फ्रंट बन गया। तो ये कोई नई बात नहीं है विपक्ष का एकजुट होने का जो एक आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी को लेकर विपक्ष एकजुट हुआ था, उसी तरीके से मोदी को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है? कंपैरिजन तो वही बनता है। हाँ, लेकिन इसमें जो है कि 70 के दशक में जो राजनीति थी, तब जो कोalition ऑफ वोट्स जो होता था, वो आज के दिन में कितना हम दर्शकों को बता दें जरा, ये हेडलाइंस निकालनी जो पड़ती है सर्वे में, वो जानकारी स्क्रीन पर चूंकि चल रही है। इस स्क्रीन के सर्वे का मतलब बहुत साफ है जो आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है कि सत्ता बरकरार रहेगी मोदी सरकार की। इस सर्वे का पहला मंत्र यह निकला है। इस सर्वे का दूसरा मंत्र यह निकल रहा है जो बड़ा हाइपोथेटिकल है कि क्या यूपीए और अन्य में गठजोड़ हो जाएगा और यह स्थिति क्या मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज करेगी। ये एक दूसरी स्थिति निकल रही है, क्योंकि बीजेपी अपने बूते अकेले सत्ता में नहीं आ सकती है, जो कि उसका आंकड़ा 2014 में अपने बूते था। गठबंधन की एक लंबी पार्टियां थी, लेकिन उन सब के बीच जो नफा नुकसान हो रहा है वो एनडीए को लगभग 50 सीट यानी 49 सीटों का नुकसान बहुत साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यूपीए को 104 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है, अन्य के हिस्से में 48 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी यूपीए अगर बढ़ रहा है तो अन्य जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सर्वे के मुताबिक यूपीए के करीब। क्या न्यू पॉलिटिक्स, हम बार बार न्यू पॉलिटिक्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसका जरूर इस पे बात होगी। ये एक स्थिति है और हमारे साथ पॉलिटिकल लीडर्स भी जुड़ चुके हैं। संबित जी, सत्ता बरकरार रहेगी, सीटें कम होंगी, सर्वे का मैसेज है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जिस रूप में नजर आ रही है, सर्वे उससे दूर है कि क्या वाकई सब एक साथ मिल जाएंगे तो मैथमेटिक्स के आश्रय 2019 का चुनाव होगा सिर्फ, या कुछ और होगा? संबित। पुण्य प्रसन्न जी, मुझे याद है कि मैं आपके साथ डिबेट में 2013 में भी पहली बार बैठा था, तो उस समय क्या डिबेट चलता था कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लीडर बन पाएंगे? इतने सारे लीडर भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी को सिलेक्ट करेंगे? नरेंद्र मोदी जी बतौर भारतीय जनता पार्टी के लीडर बन के आए। उसके बाद कहा गया कि क्या नरेंद्र मोदी एनडीए को एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी जी तो वैसे हैं। एनडीए ने भी नरेंद्र मोदी जी को एक्सेप्ट किया। उसके बाद कटाक्ष यह किया गया कि 2014 में किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते हैं, भारत उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2014 में रिकॉर्ड मतों के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद क्या महाराष्ट्र हरियाणा जीत सकते हैं? वह भी जीत के आए। और उसके बाद सबसे बड़ा डिबेट रहा उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है
325 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली। डीमोनेटाइजेशन में कहा गया अब प्रधानमंत्री का क्या होगा, कहीं बीच में ही इस्तीफा ना देना पड़ जाए क्योंकि पूरा देश हिल रहा है। मगर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो रिजल्ट्स आए वो आपने देखे, और फिर उस प्रकार का एक पॉलिटिकल पंडित चर्निंग, जिसको मोदी जी भी कहते हैं, पॉलिटिकल पंडितों का जो चर्निंग है वो पुनः आरंभ हुआ है। अहंकार वशत नहीं, अति निर्मल आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि 2019 में जो हमें संख्या पिछली बार मिली थी 282, उससे अधिक सीट लाकर हम पुनः सरकार बनाएंगे। और किस आधार पर मैं ये कह रहा हूं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, अभी अभय जी बता रहे थे, अभय दुबे जी, कि 50% की बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी करते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, कॉन्टेम्प्ररी इंडियन पॉलिटिक्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव राज्यों के इलेक्शन में, हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में और अभी चंद दिनों पहले त्रिपुरा के इलेक्शन में हमने 50% को टच किया है या उससे अधिक जो है वोट परसेंटेज पाया है। आप याद करिए त्रिपुरा में बड़ा लिमिटेड समय है संबित पात्रा जी, बड़ा लिमिटेड समय है परसेंटेज तक का सफर। नहीं संबित जी, हम सोच रहे हैं बड़ा लिमिटेड समय हम लोग के पास रहता है, हम लोग इस फिलॉसफी में ना जाएं, बड़ा शार्प कमेंट करें। आपने जिन बातों को रखा, ब्रेक से पहले पवन खेड़ा जी आपको भी चूंकि इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जब संबित जी कह रहे थे तो हमारे जहन में एक सवाल आया, इस सवाल का जवाब आपसे पूछ रहे हैं। 2013-14 में कांग्रेस पार्टी एक बर्डन थी इस देश के ऊपर, मैसेज बहुत साफ था, संबित जी को याद नहीं है, हमने कहा था इतने घोटालों के बीच कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है। दूसरा सवाल, अब जब चुनाव होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, बैग एंड बैगेज से फ्री थे उस वक्त मोदी, लेकिन आज बैग एंड बैगेज के साथ खड़े होंगे 2019 में, इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2014 का जो चुनाव था वाजपेयी जी, वो मुझे लगता है कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बड़ा वोट था बनिस्पत के मोदी जी के पक्ष में। इसमें मेरे को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्रोध था लोगों को हमारे खिलाफ, सही गलत कारण जो भी रहे हों, बात यह है कि वो नेगेटिव वोट था। आज स्थिति यह है कि बैगेज, ऐसा बैगेज, हमें तो 10 साल लगे इस बैगेज को पाने में, हासिल करने में, आज 4 साल में स्थिति यह हो गई है कि हर वर्ग परेशान है। किसान को ले लीजिए, 41% वृद्धि हुई है किसान आत्महत्या में। आप बेरोजगारी को देख लीजिए, ऐसा आंकड़ा। इसका मतलब है कि वो तमाम इशू अब कांधे पर सरकार के लद चुके हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी भी है, हम जरा सा उनको भी इंट्रोड्यूस कर दें। घनश्याम तिवारी जी, क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जो 2014 से इतर त्रिकोणीय मुकाबला कहीं नहीं होगा, आमने सामने ही लड़ाई होगी, ऐसी स्थिति बन रही है? घनश्याम जी, नाटक के बाद से और मजबूत हो गई है। मैं आपके सर्वे का सम्मान करता हूं। ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, वो ट्रेंड दिखा रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साख गिर रही है और विपक्ष में जितनी पार्टियां जैसे जैसे एकजुट आ रही हैं उनकी साथ मजबूत हो रही है। सिर्फ आपके ट्रेंड में एक जगह मैं असहमत हूं कि जो मेरी राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से बिहार में जो आपका सर्वे दिखा रहा है वो बिहार की जमीनी हकीकत से थोड़ा परे है। वहां पर एनडीए की साख गिर रही है और विपक्ष की साख मजबूत हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का जिक्र हम संजय जी से भी करेंगे, क्योंकि बिहार में सीटें बढ़ रही हैं एनडीए की, यूपीए की कम हो रही है, नई सिचुएशन जो बनी है वहां पर, उसके बीच। देश का मूड ये आज का है, यानी आज चुनाव हो जाए तो क्या हो, लेकिन क्या 2013-14 की परिस्थितियां 2018-19 में खड़ी की जा सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2014 से 2019 तक का रास्ता तय करते हुए क्या यह माना जाए कि 2014 में जो ऑरा प्रधानमंत्री मोदी का उस वक्त था, वो लोकप्रियता घटी है, 35% पर आ गई है, घटते घटते, यह भी हमने दिखाया है। तीसरा सवाल, विपक्ष पहली बार अगर एकजुट हो रहा है, ये एकजुटता कांग्रेस के खिलाफ 2014 में नजर नहीं आई थी, 2019 में नजर आ रही है। संजय जी, 3 स्थितियां हमें साफ करनी है। बिहार में क्यों लग रहा है कि एनडीए के वोट बढ़ जाएंगे? दूसरा, आपने विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक लिहाज से बनवा दी है, और ये 2-3 स्टेट हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां पिक पर है बीजेपी। यहां पर क्या स्थिति बनेगी? पहले बिहार की चर्चा करें। बिहार में बहुत साफ दिखाई पड़ता है, बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सर्वे के अनुमान के हिसाब से बीजेपी को करीब करीब 10 से 11%
वोट का फायदा हो रहा है 2014 के मुकाबले। और इसकी वजह बहुत साफ है, जेडीयू जो है उसकी साख गिरी है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने पाले बदले हैं पिछले 2-4-6 महीने में, उससे उनकी साख गिरी है। तो कुल मिला के वहां बीजेपी की साख बढ़ी, उसको फायदा होगा। अब बिल्कुल ठीक है, राजस्थान की सभी सीटें बीजेपी के पास लोकसभा की, गुजरात की सभी सीटें, मध्य प्रदेश में 2 छोड़ दीजिए तो 27 सीटें, 29। बिल्कुल साफ है, 3 राज्यों का आपने जिक्र किया। हाँ। ये राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। हाँ। बीजेपी इससे नीचे ही आएगी। सर्वे इस चीज को बताता है कि वो कितना नीचे आएगी। शायद जितना लोग अनुमान कर रहे हैं कि कितना नीचे बीजेपी आ सकती है, उससे भी ज्यादा आते हुए दिखाई पड़ रही है। और वहां डबल एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। लोग राज्य की सरकार से भी नाराज हैं और केंद्र सरकार से, जो मैं नाराजगी का शब्द अभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा केंद्र सरकार के कामकाज के, लेकिन मोह भंग होना शुरू हो गया है। मोह भंग होना शुरू हुआ है। कंचन जी, 2014 के चुनाव परिणाम एक लिहाज से बीजेपी के लिए जादुई आंकड़े को पार करते हुए सबसे हाइट पे थे, या आपको लगता है नहीं कुछ और आगे जा सकती है? नहीं, अगर भाजपा का अब तक जो क्षेत्र रहा जहां से वो चुनाव कॉन्टेस्ट करना या जीतना, उसकी अगर आप एक्सपेंशन देखें 2014 और 2019 के बीच पूर्वोत्तर में एक्सपेंशन हुआ है। मेरा मानना तो यह है कि साउथ में भी, दक्षिण में भी हुआ है। कर्नाटक के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे ये पता चलता है कि वहां पर भी पार्टी का जो फुटप्रिंट है वो बड़ा है। अब आपने जिन स्टेट्स के बारे में कहा कि गुजरात हो या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यूपी भी, यहां पर जिसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट तक भाजपा पहुंच चुकी है। अब या तो उस लाइन को होल्ड करे या उससे कम सीट आए। अब लाइन होल्ड करना संभव है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीटों में एक गिरावट आना, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होगा, एबनॉर्मल नहीं। अभय जी, ये जिस 3-4 राज्यों का जो जिक्र इन्होंने यूपी भी जोड़ दिया, तकरीबन 150 सीटें हो जाती हैं यूपी, और बाकी उसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इससे ज्यादा हाइट पे कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि 150 सीटों में से 140 प्लस की स्थिति अगर बीजेपी की है तो इससे ज्यादा आप ले नहीं सकते हैं। यही वो कहीं एक पॉइंट है जहां पर विपक्ष को भी फी महसूस हो रहा है, या कांग्रेस यहीं पर राइज कर सकती है? देखिए, इस इलाके में कांग्रेस का राइज जो है ना, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है इस सर्वे में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, वहां गठबंधन बेटर करेगा। हाँ, वहां पे कांग्रेस को सपा और बसपा के साथ में तीसरे चौथे नंबर की भूमिका निभानी पड़ेगी। और कांग्रेस को ये देखना ही है कि जहां वो मुख्य शक्ति है वहां उसकी भूमिका क्या होगी, जहां वो मुख्य शक्ति नहीं है, गौड़ शक्ति है, वहां उसकी भूमिका क्या होगी। जब तक वो अपने पूरे राजनीतिक प्रभाव को इस तरह कैलिब्रेट नहीं करेगी, तब तक तो कोई गैर भाजपावाद की झंडा बरदार नहीं हो सकती। संबित जी, एक मैसेज ये निकल रहा है इस पूरे प्रोसेस में कि पहली बार पूरे विपक्ष को समझ में आ गया है कि सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं, और उस पर्सनैलिटी को डिगाने के लिए सब बहुत स्ट्रेटेजिकली सब कैसे समझौता करें, यह हर किसी को पहली बार समझ में आ गया है। बीजेपी की पोजीशन क्या होगी? देखिए पुण्य जी, पहली बात तो है कि ये पहली बार विपक्ष को समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी को डिगाना है। 2014 में ही इनमें से एक आध व्यक्ति को छोड़ दे, अगर चंद्रबाबू नायडू जी को छोड़ दे, तो बाकी इनमें से कोई भी हमारे पक्ष में नहीं था। उस समय भी उनका ध्येय यही था कि नरेंद्र मोदी को डिगाना कैसा है। अभी चंद मिनटों पहले मैं सुन रहा था, किसी विश्लेषक ने कहा कि उड़ीसा में देखिए कमाल हो जाएगा, सब मिलकर लड़ लेंगे, तो केरला में भी कमाल हो जाएगा, तमिलनाडु का, 3 राज्यों का नाम लिया गया था। मैं आपसे पूछता हूं, उड़ीसा में बीजू जनता दल हमारे खिलाफ लड़ती थी, हम बीजू जनता दल के खिलाफ लड़ते थे, वहां कांग्रेस का वर्चस्व ही नहीं है। क्या बीजू जनता दल एक भी सीट कांग्रेस को देगी? क्या बीजेडी भी कांग्रेस के साथ आएगी? वहां सपा बसपा का तो कोई मतलब नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके चुनाव लड़ते थे, क्या डीएमके या एआईडीएमके एक भी सीट कांग्रेस को देगी? आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट क्या कांग्रेस को कंसीड करेगी? केरला में क्या कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो मिलके चुनाव लड़ेंगे? ये सब बातें आप प्रैक्टिकली सोच के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी हर जगह पे यथास्थिति रहेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हाँ कह रहा, हमने अभी चुनाव देखे थे फूलपुर में और गोरखपुर में। याद रखिए, जब बाइपोल होता है उस समय ना तो मुख्यमंत्री चुना जाता है और ना प्रधानमंत्री देश का चुना जाता है। जब देश को प्रधानमंत्री
चुनना होता है तो चुनाव में चाहे गठबंधन भी क्यों ना हो जाए, उनको दोबारा देवेगौड़ा नहीं चाहिए, उनको मोदी चाहिए। ओके, शिव खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, एक सवाल यहां पर दूसरा निकल कर आ रहा है। अगर विपक्ष अपने आप को क्रिटिकली एकजुट करते हुए बहुत ही स्टाइल इस रूप में सामने लेकर आए कि सीधे वो बीजेपी से टकरा रहा है, इसके अलावे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि संयोग से संबित जी ने जिन 3-4 जगहों का नाम लिया उन राज्यों को हमने तुरंत मिलाया तो वहां की सीटें बनती हैं 85 सीट, और यहां पर बीजेपी उस रूप में मौजूद नहीं है। बीजेपी जिन जगहों पर मौजूद है वहां के लिए क्या कांग्रेस इस स्ट्रेटजी में आ गई है कि छत्रपों को अपने से ज्यादा महत्व देने की स्थिति में वो है 2019 में, या वो मान के चलेगी नहीं हमारी ताकत है, हम नेशनल पार्टी है, हम ज्यादा सीट पे लड़ेंगे? देखिए, कर्नाटक, ये जो आपका सर्वे है, ये कर्नाटका का जो कल के दृश्य थे, तमाम विपक्षी दलों का जो मंच पे आना, उससे पहले का सर्वे। आप ये देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटका में एक भूमिका ऐसी अदा की जिसमें एक बड़ा दिल भी दिखाया। न मुख्यमंत्री बनने की हमने कोई चेष्टा करने की कुछ भी नहीं ऐसा किया। आपको मैं 1989 के चुनाव में ले जाता हूं, जब ये तमाम विरोधाभासी दल इकट्ठे हुए, लेफ्ट भी और भारतीय जनता पार्टी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, ऐसी रैलीज हमने उस वक्त देखी थी जहां 2 अलग अलग मंच बनाए जाते थे, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे। तो विरोधाभासों की बात नहीं है, वोटर कई बार अपने नेताओं को मजबूर करता है कि देखिए आप एक हो जाइए, हम इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं, इसलिए आप एक हो जाइए। ये वोटर की मांग होती है। नेता एक मिनट खेड़ा साहब, एक चीज, एक सवाल का जवाब दीजिए। उसको मालूम है, वो भांप लेता है वोटर क्या चाहता है। नहीं, पवन खेड़ा साहब, एक चीज का जवाब दीजिए। जब इंदिरा गांधी थी उस समय, जब इस देश के भीतर जनसंघ का मूड हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने का, आरएसएस भी खड़ी हुई, तो उसने नेता कौन सा चुना? जो कांग्रेस में थे पहले, जेपी। कांग्रेस आज की सिचुएशन में ऐसी है कि कोई लीडर नहीं है, लेकिन लड़ना है। क्या ऐसी पोजीशन में कांग्रेस आ सकती है कि वो कोई ऐसे लीडर को चुन ले, जैसे इमरजेंसी के वक्त कांग्रेसी जेपी को चुन लिया गया और संघ पीछे खड़ा हो गया आगे? देखिए, लीडर की जहां तक बात आती है, 2004 के चुनाव में आपको ले जाना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा कद्दावर नेता इस देश में कोई किसी को स्वीकार नहीं था। सब मानते थे कि वो बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। इंडिया शाइनिंग था, धन धान्य से, संसाधनों से ये लोग बहुत ज्यादा परिपूर्ण थे। और उसके बाद नतीजा क्या निकला? जिस महिला को, जिस नेत्री को ये विदेशी करार कर करके उसकी बड़ी रिडिकूल करते थे, बेइज्जती करते थे, हंसी उड़ाते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाणक्यों को घर पे बैठा दिया। तो ये भारतीय लोकतंत्र है, ये चेहरे नहीं देखता, ये मुद्दे देखता। ओके, चेहरे नहीं देखता। घनश्याम तिवारी जी, देखिए, दोनों बातें जब निकल कर आई, अब एक सिचुएशन बताइए घनश्याम तिवारी, स्थिति क्या बन रही है? 96 की स्थिति आ रही है या 2004 की स्थिति आ रही है? मुझे तो लगता है 2018 की स्थिति आ रही है। देश का युवा वर्ग बड़े उत्साह से वोट देता है, और 2018 की स्थिति यह है कि उस उत्साह को इस सरकार ने हर लिया है। सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का फिटनेस चैलेंज कबूल करती है, लेकिन आम आदमी का चैलेंज, चाहे वो पेट्रोल का चैलेंज हो या रोजगार का चैलेंज हो या आम किसान का चैलेंज हो, महिलाओं की सुरक्षा का चैलेंज हो, ये सरकार कबूल नहीं कर पाती है। रही बात विरोधाभास की, तो अगर मैं आपको 2014 का भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र दिखाता हूँ। यह है घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के एक पृष्ठ पे एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ठीक से पूरा कर पाई हो। मुरली मनोहर जोशी जी इसके रचयिता थे। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जिस सरकार ने 4 साल में अपने परीक्षा पत्र में एक अक्षर नहीं लिखा है, उसको हम अंक क्या दें? तो जो स्थिति उभर रही है। नहीं, लेकिन घनश्याम जी, जब आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं ना, तो इस देश में हर कोई पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि इस देश में मैनिफेस्टो से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें तो 70 वर्ष में पूरी नहीं हुई। कल ये सवाल भी उठेंगे। हमारा हम इस स्थिति में इस देश को ले आकर खड़ा कर चुके हैं जहां हम क्या देखें, किसका फेलियर देखें, किसी की अच्छी चीज देखने की स्थिति नहीं है। संबित जी, 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास, लेकिन संबित जी, एक सवाल, क्या वाकई आप मान रहे हैं कि 2014 वाली ही स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ बनी रहेगी 2019 में ही, और इस 5 वर्ष का हिसाब किताब कोई नहीं मांगेगा?
देखिए 5 वर्ष का हिसाब किताब नरेंद्र मोदी जी हर वर्ष देते हैं। 2 वर्ष के जब हम हुए थे दोनों 2 वर्ष का दिया था, अब 4 वर्ष का हिसाब दे रहे हैं और उसका नतीजा हम हर राज्य में देख रहे हैं। जनता हमारे साथ है। अभी युवाओं की बात घनश्याम जी कर रहे थे, आपको जान के प्रसन्नता होगी पुण्य जी कि कर्नाटका के अंदर यही कहा जाता था हमें, कर्नाटका में 1.5 मिलियन युवा फर्स्ट टाइम वोटर थे। 15 लाख युवाओं ने पहली बार वोट किया और इनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक 2014 और अब की परिस्थिति है, याद रखें कोएलिशन जो होता है, कोएलिशन के व्हील को काम करने के लिए एक फलक्रम चाहिए होता है। मैं ये सवाल पूछता हूं, ये फलक्रम कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी उस फलक्रम के उस धुरी के नाते काम कर सकती है? आज कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एक न्यू रीजनल पार्टी के रूप में डाउनसाइज कर दिया है। ऐसे में क्या ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस पार्टी को फलक्रम के रूप में एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे में मैं एक सवाल पूछता हूं, धुरी कौन है? कौन हमारे खिलाफ लड़ रहा है? देश का मूड कहता है सत्ता बरकरार रहेगी लेकिन कुछ कमजोर हो जाएंगी एनडीए, बीजेपी कुछ कमजोर हो जाएगी। कंचन जी, एक सवाल उठाया संबित पात्रा ने, धुरी होगा कौन विपक्ष की? क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है कि कोई नेता उभर कर आ जाए या किसी को सामने रखा जाए? देखिए, कल जब वो बेंगलोर में हो रहा था तो वहां पर सीताराम येचुरी का एक स्टेटमेंट आया था कि हम इस समय लार्जर अलायंस की बात ना सोचें, लोकल लेवल पर अलायंस करें, भाजपा को हरा दें और चुनाव हराने के बाद, चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे कि प्रॉपर अलायंस क्या होगा, अलायंस का शेप क्या होगा और उसका नेता कौन बनेगा। जो मैं आपको कह रहा था कि 1970 की जो दशक थी उसमें और 2019-2020 की जो डिफरेंस है, आज लोग जानना चाहेंगे कि सरकार कौन चलाएगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनका अप्रोच क्या रहेगा, उनका पॉलिसी क्या रहेगा, उनकी आउटलुक क्या रहेगी। तो ये सब चीजें अगर आप पहले से ना बता पाए और आपने मुरारजी का नाम पहले से तय हो गया था जी, मुरारजी का नाम एज ए प्राइम मिनिस्टर पहले से तय हुआ नहीं, वही तो नहीं हुआ था। नहीं, आप 1970 में जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं 1970 से 2019 हम लोग काफी जो डिस्टेंस है उसको कवर कर रहे हैं। क्या आज का वोटर ये जानना चाहेगा कि आपका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है, ये बताइए। अभय जी, देखिए 11 राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले प्रमुख शक्ति है। 11 राज्यों में देश के, और वो बड़े बड़े 11 राज्य हैं। तो हमें कांग्रेस, मैं ये मानता हूं केवल कांग्रेस ही गैर भाजपावाद की धुरी बन सकती है और उसे बनने के लिए कम से कम उसे 2-3 राज्यों का चुनाव जीतना होगा। और वो ये सर्वे बताता है कि वो क्या करने जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सीधे सीधे इस सर्वे के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूं, इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की झोली में पड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस, मैं तो कहता हूं कि 2 में से 1 राज्य का भी चुनाव ठीक से जीत लेती है तो विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं, क्षेत्रीय नेता जो हैं, वो बहुत आसानी के साथ कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने खेड़ा जी, क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि राहुल गांधी धुरी बन जाए या कांग्रेस किसी को धुरी बनाने की स्थिति में आ जाए? ये शख्स है। देखिए, एक एंटिटी है जिसको हम बार बार भूल जाते हैं, वो है यूपीए। और यूपीए की एक चेयरपर्सन जिनका नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। आज भी कर्नाटका के वक्त जब उन्होंने फोन उठाया तो उनकी बात सुनी जाती है, एक वजन है उनका। तो मुझे नहीं लगता ये जो धुरी की बात संबित पात्रा जी बार बार उठाते हैं, मैं इनकी नीयत समझ पाता हूं ये क्यों उठाते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा संबित पात्रा जी, आप सफल नहीं होंगे इस बात में। जनता को इन चीजों से कोई मायने नहीं रखता कौन धुरी बनता है कौन नहीं बनता, किसने वादे किए और तोड़े, नौकरियां किसने बोली और नहीं दी, दलितों के साथ अत्याचार जब हो रहा था संबित जी बरगलाइए मत, विपक्ष बड़ा ट्रेंड हो गया है, कांग्रेस और ज्यादा ट्रेंड हो गई, आप बरगलाइए मत। अब बताइए अगर कोई धुरी नहीं होगा तो फिर क्या होगा संबित जी? देखिए पुण्य जी, अगर अभी मैं फोन करके आपको कहूं कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो इसको तो एक्सेप्ट करने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन करके कहा कि अच्छा, हम आपको फोन करके कह नहीं सकते हैं कि आप संपादक बन जाइए। आपके पास 37 सीट हो गया तो क्या हो गया? नहीं, ऐसी सिचुएशन ठीक बात है, मैं मुख्यमंत्री की बात कह रहा हूं कि अगर सोनिया गांधी जी ने फोन करके कहा हम आपसे बड़ी पार्टी है मगर आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई?
मगर तब क्या होगा जब ममता बनर्जी कह रही है कि मैं लीडर हूं, जब मायावती जी कह रही है कि मैं लीडर हूं, उस समय ये पूरा विषय और समीकरण सामने आएगा। बिल्कुल सही कहा कंचन जी ने, समय बदल चुका है। शायद पसंद नहीं। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए, तुरंत कंप्लीट कीजिए। हाँ, और दूसरी बात, मैं आपको एक पते की बात सुनिए। अरिथमेटिक आप जानना चाहते थे। आपने कुछ राज्यों को कहा कि ये सैचुरेशन पे पहुंच गई है। देखिए आप खुद जी, जो सर्वे आप दिखा रहे हैं ये 274 पे दिखा रहे हैं, पिछली बार 282 था, तो सर्वे खुद मानता है कि यथास्थिति है। हम मानते हैं कि आप अगर देखिएगा जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं जीते थे, कुछ का जिक्र मैंने किया है, उन सबको आप कॉबल अप कर दीजिएगा तो लगभग 170 सीट ऐसी हैं जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं। उनमें से हम अगर 100 सीट भी जीतते हैं तो हम कहां पहुंचेंगे, ये जो दावे हैं अनुमान आप अवश्य लगा सकते हैं। क्या ये माना जाए कि 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले विधानसभा, इसके बाद स्थिति बिल्कुल बदल भी सकती है? आखिरी सवाल का जवाब है। नतीजों पे डिपेंड करेगा। अगर सर्वे के हिसाब से अगर कांग्रेस 2 राज्य जीत जाती है तो बदल जाएगी, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और ये जो सर्वे हम खत्म कर रहे हैं यहीं पर। बहुत शुक्रिया संवेद, बहुत शुक्रिया खेड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।